हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर मिस्टेक पॉपअप बाय कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप उसे जाकर देख सकते हो। तो चलिए इस पार्ट की कहानी की शुरुआत करते हैं। कैंग मिस्टेक पॉपअप बार में जाता है पर उसे कहीं भी वुल और मैनेजर नहीं दिखते, बल्कि एक बड़ी सी फील्ड होती है जहाँ वो रोते हुए दौड़ रहा होता है इन दोनों की खोज में। पर उसे वो कहीं नहीं मिलते। या क्वीन यॉम वुल और मैनेजर को बुलाकर कहती है कि अब क्योंकि तुमने उस कपल को बच्चा दे दिया है इसलिए हम उसे वापस तो नहीं ले सकते, बट इसके पनिशमेंट में तुम दोनों को 120 घंटे आफ्टर लाइफ कम्युनिटी को सर्व करते हुए बिताना होगा, और साथ ही तुम्हारा ये टारगेट मिशन में काउंट नहीं होगा। और ना चाहते हुए भी इस बात को मानना पड़ता है। दोनों काफी घंटों के लिए रीइंकार्नेशन टीम के साथ काम करते हैं जो लोगों की लाइफ को रिव्यू करके उन्हें ग्रेड करते हैं एंड शावर ऑफ ऑब्लिगेशन के थ्रू उन लोगों की मेमोरीज मिटा देते हैं ताकि पिछले जन्म का उन्हें कुछ भी याद ना रहे। लेकिन अब भी काफी वक्त बचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्वीन योम खुद उन दोनों से मदद मांगने आती है और बताती है कि जेड एम्परर का उसे गुस्से वाला मैसेज आया था जिसमें वो आफ्टर लाइफ से दुष्ट आत्मा के भाग जाने का ब्लेम क्वीन यॉम पे डाल रहे थे। पर इससे पहले कि वो उन्हें सॉरी टाइप करे उसे किसी और का कंसोलिडेशन मैसेज आता है। तो क्वीन यॉम उसे जेड एम्परर के बैड माउथिंग वाला मैसेज करने ही वाली होती है कि तभी वो एक एम्प्लॉय से टकरा जाती है जिससे वह मैसेज उल्टा जेड एम्परर को ही चला जाता है। फिर क्वीन इससे पहले कि माफी मांग सके उसका फोन आउट ऑफ बैटरी चला गया था। फिर वो जल्द से जल्द सॉकेट पे प्लग हटा के अपना चार्जर लगाती है और फोन को ऑन करने की कोशिश करती है, पर जो प्लग उसने निकाला होता है वो शार ऑफ ऑब्लिगेशन का प्लग था जिसकी वजह से एक आत्मा बिना अपनी मेमोरी मिटवाई अर्थ पे चली गई थी। अब क्वीन वोलो मैनेजर से हेल्प मांगती है और उन्हें उस आत्मा को जेड एम्परर को पता चलने से पहले वापस लाने के लिए कहती है, वरना जेड एम्परर और एम्परर तो क्वीन को छोड़ने नहीं वाले। पर वुल स्मार्ट थी, वो हेल्प करने के बदले अपनी कंडीशंस रखती है कि काम करने पर मिस्टिक पॉपअप बार खोल दिया जाएगा एंड उसके डेडलाइन को 10 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा एंड उसके इस केस को भी गोल में काउंट किया जाएगा। क्वीन यॉम के पास कोई और चारा नहीं था तो वो मान जाती है। अब उस आत्मा का इंट्रोडक्शन दिया जाता है हमें जिसका नाम था बॉक्सो और वही गैम्बलर था जिसके लिए वो अपने परिवार और फ्रेंड से पैसे उधार लेता था। बॉक्सो उस घर जाता है जहाँ पर वो एक मुर्गी बनकर पैदा होने वाला था, पर वो अपनी आत्मा एक ह्यूमन यानी उसके ओनर के अंदर डाल देता है जो और कोई नहीं बल्कि उस मार्ट का चेयरमैन था। कैंग काम करता है। अब पिछले जन्म में बॉक्सो हमेशा की तरह अपने दोस्त से पैसे मांगने जाता था। उनके बीच बहुत आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद उसका दोस्त उसे आखिरी बार पैसे देने के लिए मान जाता है, पर जब वो वहां से पैसे लेकर निकल रहा होता है वो सामने से लोन शार्क्स को आता दिखता है। उसे लगता है कि उन्हें उसके दोस्त ने ही वहां पर बुलाया होगा बॉक्सो को फंसाने के लिए, पर भागते वक्त उसे एक गाड़ी ठोक देती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी एंड अब वो एक मुर्गी के तौर पर जन्म लेने वाला था। वहीं फिर हम देखते हैं वो लोग मैनेजर वापस धरती पे आ गए थे और कैंग उन्हें देख बहुत खुश था। अब चेयरमैन के अंदर बॉक्सो की आत्मा थी एंड वो डिसाइड करता है अपने फ्रेंड से बदला लेने के लिए उन्हीं लोन शार्क्स को पैसे देके वो उससे पिटवा देता है। और ये सब कुछ होते हुए वो लोग उसकी टीम देख रही थी। वो लोग सोचते हैं कि इस बॉक्सो की आत्मा का जल्द से जल्द कुछ करना होगा, पढ़ने से चेयरमैन का नाम खराब हो जाएगा। अगले दिन चेयरमैन मार्ट में आता है और अनाउंस करता है कि जो कपल डांस कंपटीशन को जीतेगा उसे चेयरमैन उसकी विश ग्रांट करेंगे। तो कैंग अपना प्लान वुल और मैनेजर को बताता है कि कंपटीशन जीतने के बाद वो चेयरमैन को अपने घर ड्रिंक पे पिलाएगा और तभी हम उन्हें मैजिक ड्रिंक पिला देंगे। इसके बाद कैंग डांस कंपटीशन जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। यूरिन को लगता है ये सब वो उसके लिए कर रहा है। अब वो मनी मन बहुत खुश हो रही थी, बाद में सदमा लगेगा। डांस कंपटीशन वाले दिन वुल और मैनेजर मिलके हर टीम के कपड़ों के साथ कुछ छिड़कानी करते हैं ताकि वो जीत ना सके एंड इन दी एंड कैंग और यूरिन ही जीत जाते हैं। वुल चेयरमैन को मैजिक ड्रिंक पिलाती है एंड फिर बॉक्सो अपने सपने के उसी स्टेज पे चला जाता है जब उसकी मौत हुई थी। वहां से उठते ही उसे थोड़ी थोड़ी दूर पे पैसे दिखते हैं। जब बॉक्सो ने फॉलो करता है तो वो वहां पर पहुंचता है जहाँ पर लोन शार्क्स का अड्डा था। वहां उसे पता चलता है कि उसका सारा कर्जा तो उसके फ्रेंड ने चुका दिया है। फिर वो अपने फ्रेंड के शॉप पे जाता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था कि बॉक्सो ने उसकी मॉम की सर्जरी में हेल्प की थी, इसलिए वो कभी उसे पैसे देने से पीछे नहीं हटता। इसी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ देती है। ये सब कुछ देख बॉक्सो को बहुत गिल्ट महसूस होता है। तब वो उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगर तुम अभी आफ्टर लाइफ में वापस जाकर अपनी ग्रेड सी में जन्म लेने वाली पनिशमेंट अच्छी से पूरी कर लो तो मैं तुम्हारी दोस्त की हेल्प करूंगी। फिर बॉक्सो चुपचाप आफ्टर लाइफ में चला जाता है। अगले दिन यूरिन कैंग को थैंक यू कहती है और फिर वो कैंग को किस करके वहां से बिना कुछ बोले भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ चीफ का असिस्टेंट उनका वेट टेरेस पे कर रहा होता है। वे वही दुष्ट आत्मा यंग आ जाता है और असिस्टेंट को समन कर लेता है। नौ अगले दिन यूरिन अलग परेशानी में होती है। वो सोचती है कि कैंग को किस करने की वजह से कहीं कैंग भी बाकी लड़कियों की तरह उसे दूर ना भागने लगे। बट उल्टा कैंग खुद उसके पास आता है, उसे डिनर के लिए पूछता है। बट ये सब कुछ यूरिन के लिए बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो हड़बड़ी में मना करके वहां से भाग जाती है। उसी शाम घर जाते हुए कैंग की लैंडलेडी उसे एक फ्लैट दिखाती है आधे दाम पर, क्योंकि उसे कोई नहीं खरीद रहा था। कैंग फ्लैट देखने जाता है बट वहां से आवाज आती है, यहाँ से चले जाओ। जब कैंग ये सब सुन वहां से जाने लगता है तो उसे स्टेयर्स के पास सारे लेटर्स मिलते हैं आइस विच के नाम से। उसे इसी नाम से एक ऑनलाइन नोवेल भी मिलती है जिसे मैनेजर पढ़ रहा था, जिसमें इमेजिनरी कैरेक्टर प्ले रोमियो का कैंग करता है एंड जूलियट का वुल एंड मैनेजर रोमियो के फादर का रोल प्ले करते हैं। तो वही चीफ जूलियट के फादर का।
एक चैप्टर में रोमियो जूलियट से कहता है ये जॉब उसे मिल गई, बट जूलियट ये सुन के खुश नहीं होती। वो रोमियो से उसके डैड का बिजनेस ज्वाइन करने के लिए कहती है, बट रोमियो साफ साफ मना कर देता है। वही रोमियो के डैड जूलियट को पैसा देने आते हैं विद कंडीशंस कि मैं तुम्हारे पापा का डूबता बिजनेस बचाने में हेल्प करूंगा, बट इसके बदले तुम मेरे बेटे को छोड़ दो। तब जूलियट कहती है कि असल में मुझे आपसे प्यार है। ये पढ़ के वुल को जूलियट का रिएक्शन पसंद आता है और वो कहती है कि जब वो जिंदा थी उसे भी ऐसा ही होना चाहिए था, जिसे पता हो कि प्यार ही सब कुछ नहीं है, ऐसा भी मैटर करता है। इधर डांस कंपटीशन के बाद कैंग और यूरिन की टाइमिंग इतनी ऑफ चल रही थी कि कैंग डिसाइड करता है कि वो कंपटीशन में जीते हुए पैसे ऑफिस डिनर में इन्वेस्ट करेगा, चाहे यूरिन भी आएगी, ताकि वो उसे वहां पर बात कर सके। यूरिन उनसे साफ साफ कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती, मुझे कंपटीशन के दौरान थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जिस वजह से मैंने तुम्हें किस कर दिया, और ऐसा कह के वो वहां से चली जाती है। कैंग ये सुन बहुत अपसेट होता है और मिस्टिक पॉपअप बार में जाके ड्रिंक करने लगता है। वहां बैठा एक इंसान उसे कहता है कि हमेशा सिंगल ही रह जाएगा, जिस बात को सुन कैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाता है। ये देख के दोनों मैनेजर और वुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो इंसान एक आत्मा थी और रियल लाइफ और आफ्टर लाइफ में एक बार आने जाने से उसकी विजन बढ़ गई है, इसलिए वो भी आत्माओं को देख और सुन पा रहा था। इस बात से कैंग टेंशन में आ जाता है, बट वुल उसे प्रॉमिस करती है कि 1 लाख का टारगेट पूरा होता ही वो कैंग के ड्रीम में जाके उसका सुपरविजन का डोर बंद कर देगी। अगले दिन कैंग काम पे नहीं जाता। ये देख के यूरिन को भी गिल्ट फील हो रहा था। असल में कैंग कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेता है, क्योंकि पहला कारण तो ये कि वो यूरिन को फेस नहीं करना चाहता, और दूसरा उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो जिसे सामने देख रहा है वो इंसान है या फिर आत्मा। वो उसके लिए जादुई सॉल्ट इकट्ठा करती है, जिससे अगर वो आत्मा पे छिड़केगा तो आत्मा वहां से भाग जाएगी। इसके बाद मैनेजर कैंग से पूछता है कि इसके अलावा उसके साथ पहले भी कुछ अजीब हुआ है, तो कैंग वो अपार्टमेंट वाली बात बताता है जब वहाँ आइस विच उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। आइस विच का नाम सुनकर फुल और मैनेजर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये वही ऑथर थी जिसकी नोवेल ये दोनों पढ़ रहे थे, एंड इस नोवेल का लास्ट चैप्टर कभी रिलीज ही नहीं हुआ। तो आइस विच की मदद करके शायद उन्हें कहानी का एंड जानने को मिल जाए। फिर ये सभी उस अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ लैंड लेडी ने दूसरे शमन को बुला रखा था। वो लैंड लेडी को कन्विंस करती है कि वो यहाँ की सबसे बड़ी शमन है। उस नकली शमन को वो वहां से निकलवा देती है। लैंड लेडी के वहां से जाने के बाद वो तीनों बैठ के आइस विच, जिसका असली नाम था बोरा, उसकी कहानी सुनते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि असलियत में बोरा को हार्ट डिजीज थी, इसलिए वो घर से ही काम करती थी। उसकी कोई दोस्त भी नहीं थे, पर एक दिन उसके घर एक डिलीवरी मैन आया जिसका नाम था दो। बोरा को उसके ऊपर क्रश होने लगा था, इसलिए वो कई सारे सामान ऑनलाइन मंगवाने लगी थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन जाते हैं, पर बोरा उसे ये नहीं बताती कि वो एक नोवेल राइटर। दो भी बोरा को पसंद करने लगा था, इसलिए एक दिन वो उसके लिए गिफ्ट लेके उसके अपार्टमेंट में जाता है, बट वो बाहरी किसी से फोन पे बात करते हुए उसे सुन लेता है कि बोरा डिलीवरी मैन को सिर्फ यूज करी है। बोरा असल में दो के बारे में नहीं बल्कि अपनी नोवेल के बारे में बात करी थी। दो को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद फिर वो दोनों कभी नहीं मिलते। बोरा ने नोवेल का लास्ट चैप्टर दो को ही डेडिकेट किया था, इसलिए वो चाहती थी कि सबसे पहले उसे वही पढ़े। वुल दो को मिस्टी पॉपअप बार में बुलाती है, उसे मैजिक ड्रिंक पिलाती है। फिर हमें नोवेल का लास्ट चैप्टर दिखाया जाता है चाहे रोमियो जहर पीने वाला था। फिर जूलियट उसे रोकती है और कहती है भले ही मैंने तुमसे पैसों के लिए प्यार किया था, लेकिन अब मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी हूँ। ये देख के दो को रियलाइज होता है कि जरूर ये बोरा ने उसके लिए लिखा होगा। वुल उसे बताती है कि बोरा अब इस दुनिया में नहीं है, बट उसकी आत्मा अब भी है उस अपार्टमेंट में, अब वो फंसी हुई है और उसकी आखिरी इच्छा तुमसे मिलने की है। दो और बोरा वहाँ पर मिलते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। दो से वही गिफ्ट देता है जो वो उसके लिए कन्फेस करने के वक्त लेकर आया था। बोरा उस टॉफी को एक्सेप्ट करती है एंड खुशी खुशी आफ्टर लाइफ में चली जाती है। इसे देख वुल को अपना टाइम याद आ जाता है जब से क्राउन प्रिंस से प्यार हुआ था। तो उन्हें रेगुलरली रात में मिलते थे और फिर यंग वुल को घर छोड़ने आता था। एक बार क्वीन को वुल और क्राउन प्रिंस के बारे में पता चल जाता है, तो वो वुल को अपने बेटे से दूर रहने के लिए कहती है। वुल क्राउन प्रिंस को समझाती है, बट वो नहीं मानता और रोज उससे मिलने जाता है। जिस दिन वुल की मॉम की मौत हुई थी, वुल रोते हुए यंग के पास आती है जो खून से लथपथ था। वो बताता है कि उसे ये चोट उसकी मॉम को बचाने की कोशिश में लगी थी। फिर वुल प्रिंस से मिलने के लिए कहती है, तो यंग बताता है कि क्वीन ने क्राउन प्रिंस की शादी तय कर दी है। अब प्रेजेंट में वुल इन्हीं सबको सोचते हुए ड्रिंक करी होती है, तो मैनेजर एंड कैंग उसे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देते हैं। वुल कैंग को अपने साथ सॉल्ट ले जाने बोलती है। मैनेजर कैंग को घर छोड़ने जाता है एंड नहीं जाते हुए पीछे से यंग दिखता है और वो उनका पीछा करने वाला होता है कि उसे पीछे से चीफ रोकते हैं, जिन्हें वो फादर कह के एड्रेस करता है। और वहीं चांद को देख के दोनों कैंग और मैनेजर वैसे ही हैंड साइन बनाते हैं जैसा क्राउन प्रिंस बनाया करता था। तो यहाँ पर सवाल ये है कि इन दोनों में से क्राउन प्रिंस कौन था जिसका इस दुनिया में भी रीइंकार्नेशन हुआ है। एक सीन में चीफ अपने बेटे यंग से पूछता है कि उसकी सजा ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, तब वो ये सब क्यों कर रहा है। तो यंग कहता है वो क्राउन प्रिंस ही था जिसने मेरा सर धड़ से अलग करने का आदेश दिया था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों क्राउन प्रिंस और वुल भी अपना टारगेट पूरा ना कर पाए एंड हेल में तड़पते रहे मेरी तरह। चीफ उसे अपनी पावर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बट तभी यंग इमोशनल गेम खेलने लगता है। चीफ से उसका साथ मांगता है। चीफ भी भावनाओं में बहकर अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैंग काम पे लौट जाता है और पार्किंग एरिया में कार्ड्स रखने जाता है जहाँ उसे यूरिन मिलती है और वो उसे माफी मांगती है एंड कहती है मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें अचानक किस किया और ये मेरा फर्स्ट किस था। फर्स्ट किस सुन कैंग बहुत खुश हो जाता है
क्योंकि ये उसका भी फर्स्ट किस था। इधर वुल और मैनेजर एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ उन्हें वही शमन दिखता है जो उन्हें अपार्टमेंट में मिला था। वो फिर किसी को बेवकूफ़ बना रहा होता है एंड वुल उसे ये सब बंद कर सही काम करने कहती है। फिर ये सभी लोग मिस्टेक पॉपअप आ जाते हैं जहाँ शमन बताता है कि वो पहले बहुत ही पावरफुल शमन था, पर उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे खत्म हो गई और अब उसे आत्माएं दिखाई नहीं देती। जब वो उसे मैजिक ड्रिंक पिला के उसके ड्रीम वर्ल्ड में जाती है तो वो देखती है कि उसके स्पिरिट विजन का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो चुका है और ऊपर एक बोर्ड भी है जिसमें लिखा है इस डोर को खोलना मना है। बाद में आफ्टर लाइफ ऑफिस से पता चलता है कि जेड एम्परर ने एक मॉन्क को धरती पे जन्म लेने भेजा था, बट किसी ने उसका स्पिरिचुअल विजन बंद कर दिया और ये एक्चुअली वुल ही थी, क्योंकि बहुत साल पहले एक लेडी अपने 6 साल के बच्चे को लेके आई जिससे भूत दिखते हैं। तो वुल ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका स्पिरिचुअल विजन बंद किया था, बट अब ये रूल चेंज हो गया है। नेचर और स्वर्ग के परमिशन के बिना इसे खोला या बंद नहीं किया जा सकता। वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो कैसे कैंग की स्पिरिट विजन बंद करेगी, इसलिए वो सिन के पास आती है जो उसे बताती है कि कैंग के अंदर बहुत सारी यिन एनर्जी है, इसीलिए उसे किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो यांग एनर्जी प्रोसेस करता हो या फिर सिनेबार का पुनर्जन्म हो। और ऐसी सिर्फ एक लड़की है जिसने पुनर्जन्म लिया है और सच्चे परिवार की तलाश में है। जब कैंग और वो ट्रू लव किस करेंगे तो ये नई यांग की शक्तियाँ मिलेंगी और इससे कैंग का स्पिरिट विजन बंद हो जाएगा। बट शिन उस लड़की का नाम नहीं बताती, बट अगर आप यहाँ तक कहानी देख चुके हो तो आप तो गेस कर चुके होंगे कि वो लड़की कौन है। नेक्स्ट सीन में कैंग को हानी नाम की लेडी मिलती है जिसका बेटा 15 साल से गायब था। वो उसे मिस्टिक पॉपअप बार ले जाता है। हानी बताती है कि एक दिन वो अपने बेटे जुनो को घर पे छोड़ के गई थी अपने पार्ट टाइम जॉब पर। तब उसका फ्रेंड सैमचुन उसे अपने साथ कहीं ले जाता है, बट हानी मना करती है। उस दिन जब वो घर लौटती है तो जुनो गायब था। हानी पुलिस कंप्लेंट भी करवाती है और उसका शक सैमचुन पे था, बट ज्यादा सबूत न होने की वजह से सैमचुन रिहा कर दिया जाता है। वोला उसकी टीम सैमचुन से मिलने जा रहे होते हैं कि तभी उससे पहले चीफ वहां पहुंच जाते हैं और सैमचुन का गला काट देते हैं, जिससे वो लोग सच का पता नहीं लगा पाते और ये केस उनका असफल रहता है। जब वो टीम वहां पहुंचती है तब सैमचुन ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, फिर भी वो उसे मैजिक ड्रिंक पिला के उसके ड्रीम वर्ल्ड में जाती है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की था। इसे वो हमेशा के लिए अंदर फंस सकती थी अगर इस बीच ही सैमचुन मारा जाता तो। खैर वहां पहुंचकर उसे पता चलता है सैमचुन जुनो के साथ खेल रहा था। तभी जुनो गिर जाता है और उसका सिर स्लाइड से लड़ जाता है। पैनिक सैमचुन बेहोश जुनो को ऑर्फनेज के बाहर छोड़ के चला आता है। अब सैमचुन रियल लाइफ में मरने ही वाला था, इसलिए वुल बाहर आ जाती है, लेकिन वो ऑर्फनेज का नाम नहीं पढ़ पाती। लेकिन बाद में बहुत रिसर्च करने पर उसे पता चलता है जुनो इतने वक्त तक स्टेट्स में था और वो वापस आ रहा है अपनी मदर से मिलने। वहीं दूसरी तरफ कैंग को वर्क प्लेस पे एक और आत्मा दिखती है जिसे चीफ सही समय पे अपनी पावर से एक ओवरवेट लेडी में बदल देता है और कैंग से कहता है कि तुम्हें इन सबसे टैकल करना जल्दी सीखना होगा। लोगों की सच्चाई को देखना उसके लिए बुरा हो सकता है, बट कैंग कहता है जब से वो वुल और मैनेजर से मिला है वो लोगों की ब्राइट साइड ही देखता है। फिर चीफ उसे कहता है शायद तुम्हें वो दोनों यूज करे हों, जिस पे कैंग विश्वास नहीं करता। बट जब वो उस दिन पॉपअप बाहर जाता है तो वुल और मैनेजर को वो बात करते हुए सुनता है कि उसके स्पिरिट विजन को बंद करने के बारे में। आधी बातें सुनकर कैंग पूरी सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड कर लेता है और वहां से चला जाता है। वो मैनेजर के रोकने पर भी नहीं रुकता। अगले दिन फिनिशिंग के दौरान भी मैनेजर से समझाने जाता है, पर वो फिर भी नहीं मानता। फिर एक दिन मार्ट में उसे शिन मिलने आती है और बताती है कि जो भी वो सोच रहा है वो गलत है। वुल ने सिर्फ सैक्रिफाइस करना ही सीखा है। फिर शिन एक और बड़े राज का खुलासा करते हुए बताती है कि जब वुल ने अपनी जान ली थी तब 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, एक वो खुद, एक पवित्र पेड़ और एक वुल का अनबॉर्न बेबी, जिसके बारे में वुल को भी नहीं पता था। उस वक्त पवित्र पेड़ के दुख ने अनबॉर्न बेबी के अंदर प्रवेश किया था। उसे श्राप मिला था कि वो कभी भी खुश नहीं होगा, उसे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होंगी। वहीं फिर जब वुल और क्वीन की बात चल रही होती है तो क्वीन उसे इस बारे में बताती है, इसलिए वुल 1 लाख लोगों की मदद करने के लिए मान जाती है ताकि ये सब करने के बदले उसका बेटा इस श्राप से मुक्त हो सके। ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वुल तुम्हारी बहुत परवाह करती है। फिर वो उसे उसके और वुल के बीच का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसके लिए शिन ने कंडीशन रखी थी कि अगर उसे सिनेबार के पुनर्जन्म वाली लड़की का नाम जानना है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, जिसके अकॉर्डिंग उसे 1 लाख टारगेट पूरा होने के बाद भी हेल में जाना होगा। जिस कॉन्ट्रैक्ट का वुल बिना एक भी बार सोचे डायरेक्ट साइन कर देती है। ये देखते ही कैंग वुल के पास आता है और कहता है वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से वुल हेल में जाए, वो तो उसके लिए अच्छा ही चाहता है। जिसपे वुल कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं हेवन में जाऊँ या हेल में, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए मेरे 1 लाख के टारगेट को पूरा करने के लिए। मैनेजर भी कैंग को मिस्टिक पॉपअप बार में देख के बहुत खुश होता है, उसे घर छोड़ने जाता है। तभी रास्ते में पीछे से कोई लेडी उन्हें पुकारती है और कहती है आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लगा योर हाइनेस। और दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन आखिर उनमें से क्राउन प्रिंस है कौन? वही फिर हमें पता चलता है उस लेडी का असली नाम है जी हाई और वो मैनेजर को बताती है कि वो क्वीन यानी क्राउन प्रिंस की मदर का ही पुनर्जन्म है। उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था एंड फिर वो कोमा में चली गई थी, पर जब से वो जागी है उसे उसका पिछला जन्म याद आ चुका है और वो मैनेजर से क्राउन प्रिंस और वुल को साथ न होने देने के लिए माफी मांगती है, जिससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली में मैनेजर ही असली क्राउन प्रिंस थे। वहीं दूसरी तरफ कैंग फिर से मिस्टिक पॉपअप बार वुल के पास जाता है। वहीं मैनेजर वापस लौटते वक्त याद करता है कि कैसे उसने क्वीन यॉम से रिक्वेस्ट की थी कि उसे वुल के पास भेज दिया जाए, पर क्वीन यॉम उसे कहती है
तुम्हें तो हेल में भेजना चाहिए, क्योंकि एक तो तुमने खुद की जान ली, ऊपर से अपने बचपन के दोस्त यंग को मारने का ऑर्डर दिया। पर तुम्हें हेल में इसलिए नहीं भेजा जा रहा क्योंकि अगर यंग जिंदा रहता तो कई लोगों की जान चली जाती। इसे तुम्हें आफ्टर लाइफ पुलिस ज्वाइन करके अपनी सजा पूरी करनी होगी। यहाँ जब मैनेजर पॉपअप बार में घुसता है तो उसके गले से एक धागे में लिपटा रिंग नीचे गिर जाता है, जो वो वुल को पिछले जन्म में देना चाहता था। पर वुल उससे कहती है, तुम्हारा स्टाइल काफी पुराना हो गया है। वहीं अगले दिन मार्ट में वुल यूरिन को कैंग को देख स्माइल करते हुए पकड़ लेती है। कहती है, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम उसे पसंद करती हो, तो तुम दोनों डेट क्यों नहीं करते। यूरिन को वुल बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ऐसे डायरेक्टली कौन ही बात करता है। तो असल में शिन ने वुल को बता दिया होता है कि सिनेबार की रीइंकार्नेशन यूरिन है और कैंग या यूरिन ने ऑलरेडी किस किया है, बट वो बस एक पैक था। उन्हें पैशनेट किस करना होगा, तभी कैंग का स्पिरिट विजन बंद हो पाएगा। फिर सभी लोग जुट जाते हैं कैंग और यूरिन को साथ मिलाने में, लेकिन उनके सारे प्लान्स एक पर एक फ्लॉप होते जा रहे थे। उसी शाम जिया मिस्टिक पॉपअप बार में जाती है। चीफ उसे देखते ही समझ जाते हैं क्वीन की रीइंकार्नेशन है, बट मैनेजर उसे एज अ डिजाइनर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। वुल को उसका चेहरा देख बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका चेहरा उससे मिलता था जिसने वुल की मदर को मरवाया था। मैनेजर जिया को अलग से जाकर कुछ दिन दूर रहने के लिए कहता है। अब टारगेट पूरा होने में सिर्फ 2 लोग चाहिए थे, फिर भी कैंग किसी को टच नहीं कर रहा था। जब मैनेजर इसका रीजन पूछता है तो कैंग उसे सारा सच बता देता है। इन कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि टारगेट पूरा होते ही वुल हेल में चली जाएगी। इस बात को सुन चीफ बहुत खुश होते हैं। फिर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यंग अपने फादर की ही बॉडी प्रोसेस कर लेते हैं। तो इतने वक्त तक यंग की आत्मा चीफ के अंदर ही थी। वहीं दूसरी तरफ मैनेजर वुल के पास जाके उसे साफ साफ वार्न करता है कि मुझे तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल गया है और तुम तब तक 2 लोगों की मदद नहीं करोगी जब तक मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का रास्ता ना ढूंढ लूं। तो यंग जो चीफ के अंदर था वो जी हाई से मिलने जाता है। असल में क्वीन ने जिसके साथ क्राउन प्रिंस की शादी तय की थी वो चीफ की बेटी यानी कि यंग की बहन थी। चीफ जी हाई से झूठ कहता है कि जैसे ही 1 लाख का टारगेट पूरा होगा मैनेजर ने वुल पुनर्जन्म ले लेंगे और कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जी हाई को पॉपअप बार में जाकर वुल को अपने ड्रीम में एंटर करने देना चाहिए ताकि उसे पता चले कि क्राउन प्रिंस ने कुछ भी गलत नहीं किया। वही मैनेजर शिन का पूरा घर ढूंढता है पर उसे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। शिन कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट अब क्वीन यॉन्ग के पास है और अब तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए। बट मैनेजर का कहना था वुल को हेल में जाने से रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। उसी दिन यूरिन कैंग को कन्फेस कर देती है कि वो भी कैंग को पसंद करती है। ये बात कैंग वुल को बताता है। वुल कहती है, आज तुम दोनों का पहला दिन है, तुम्हें डेट पे जाना चाहिए। जब कैंग वहां से जाता है तब वहाँ जी हाई जाती है और वुल को अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग जाती है, जिससे वुल उसे मैजिक ड्रिंक देती है। जब वुल उसके ड्रीम वर्ल्ड में जाती है, जब वो उस फेज में पहुंचती है जब क्वीन क्राउन प्रिंस को शादी के लिए धमकी दे रही थी और बाद में उसे दूल्हे के रूम में तैयार करती है, तभी पॉपअप बार में मैनेजर आ जाता है और जी हाई को वहां से लेकर आता है और उसे कहता है, तुम्हें अपनी लाइफ जीनी चाहिए और यहाँ इंटरफेयर करना बंद करना चाहिए। 1 लाख का टारगेट खत्म होते वुल हेल में चली जाएगी। इसके बाद मैनेजर क्वीन यॉन्ग के पास जाकर रिक्वेस्ट करता है। जब वो नहीं मानती तो मैनेजर वुल के बदले खुद हेल में जाने की सजा एक्सेप्ट करता है और अगले दिन मिस्टी पॉपअप बार में जाके सभी को गुड न्यूज देता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। वुल कहती है, ये कैसे हो सकता है, ये तो आसान नहीं था। तो मैनेजर झूठ कहता है कि उसने इसके बदले क्वीन यॉन्ग को कुछ करप्ट हाई ऑफिशियल के नाम दे दिए थे। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन चीफ बिल्कुल खुश नहीं था। वही जब जी हाई चीफ को कन्फ्रंट करने आती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों कहा। जब वुल तो टारगेट को कंप्लीट करके हेल में जाने वाली थी तब चीफ अपना असली चेहरा दिखाते हैं, यानी जी हाई के सामने यंग आ जाता है और उसे मार देता है ताकि वो किसी को भी इस बारे में ना बता पाए। अगले दिन मार्ट में कैंग यूरिन को बहुत सारी चीजी फ्लेटेड डायलॉग्स मारा था जिसे वुल सुन लेती है। उसे याद आता है ऐसी बातें क्राउन प्रिंस भी किया करता था। तो वुल उससे पूछती है, तुमने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। तो कैंग बताता है उसी सब कुछ मैनेजर ने सिखाया, क्योंकि वो अपने पिछले जन्म में ऐसा ही कुछ बोला करते थे। वुल को मैनेजर की पुरानी बातें भी याद आती है जो क्राउन प्रिंस से काफी मिलती जुलती थी। उसे रियलाइज होता है कि वो आखिर है कौन। वुल मैनेजर से रोते हुए जाके पूछती है, तुम कौन हो। मैनेजर कहता है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ, और वो बात टाल देता है। इसके बाद वुल कुछ भी नहीं कहती। शाम तक भी वुल ऐसे ही साइलेंट और इरिटेटेड थी एंड वो कैंग तक को किसी को भी टच करने से मना कर देती है, जबकि उनके पास सिर्फ 4 दिन थे टारगेट को पूरा करने के लिए। तो हमेशा की तरह मैनेजर कैंग को घर छोड़ने जाते हैं और कैंग से पूछते हैं आखिर ऐसा मार्ट में क्या हुआ था, क्योंकि तब से ही वुल चिड़ी हुई है। कैंग कहता है, पता नहीं, उन्होंने तो बस मुझसे ये पूछा था तुम्हें ये चीज़ी डायलॉग्स किसने सिखाए, मैंने आपका नाम ले लिया। ये सुनकर मैनेजर को समझ आ जाता है कि वुल अब उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जान चुकी है। अगले दिन कैंग और यूरिन डेट पे जाते हैं। यूरिन कैंग का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर जब भी वो ऐसा करती है उसे पीछे से आवाज आती है, उसका हाथ मत पकड़ो, उसे छोड़ दो। इन सबसे डरकर यूरिन काम का बहाना बनाकर वहां से निकल लेती है। वहीं दूसरी तरफ वुल मैनेजर को कन्फ्रंट करते हुए कहती है उसे पता चल चुका है कि वही क्राउन प्रिंस है और वो उसे पूछती है, तुमने मुझसे प्यार का वादा करके कहीं और शादी की, ये मैं एक्सेप्ट कर भी लूं, पर तुमने मेरी मदर को क्यों मरवाया। मेरे मरने के कारण भी तुम ही हो और तुम्हारी वजह से ही किसी और की भी जान चली गई। वुल अपने अनबॉर्न बेबी के बारे में बताने वाली होती है कि तभी मैनेजर बीच में उसे बहुत सॉरी कहने लगता है। उसे इस बार उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहता है, पर ट्रस्ट वर्ड सुनते ही वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, मैं तुमसे और क्वीन दोनों से बहुत नफरत करती हूँ। मैनेजर उसकी बातों को रिस्पेक्ट करते हुए वहां से चला जाता है। उसी शाम यूरिन मिस्टर पॉपअप बार में आती है और वुल को बताती है
कि उसे कैंग को छूने पे आवाजें सुनाई देती है। तो वुल उसे सोजू पीने के लिए कहती है। तभी उसे बाहर के बाहर कुछ आवाजें आती है, तो वो बाहर देखने जाती है। इतने में यूरिन सोजू की दूसरी बोतल की जगह मैजिक ड्रिंक की बोतल उठा के ले आती है और पी लेती है। मैजिक ड्रिंक पीते ही वो सिनेबार में बदल जाती है और वुल कहती है, क्या तुमने यूरिन और कैंग को मिल पाया? बाकी लड़कियों को तो सिनेबार डरा के भगा देती थी, बट कैंग उसे डरता ही नहीं। तो वुल उसे पूछती है, तुम्हें लड़की क्यों नहीं पसंद? तो सिनेबार कहती है, क्योंकि पिछले जन्म में मैं कभी कोई पत्थर से लड़की का रूप लेकर बाहर जाया करती थी और मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। यह लड़का यंग था, पर बाद में मुझे पता चला कि वो मेरा डस्ट बेच के पैसे कमाता था और एक दिन तो वो पूरा ही सिनेबार तोड़ने आया था, जिससे उसके पास बहुत से पैसे आ जाए और वो किंग के अगेंस्ट विद्रॉ कर सके। और इसी वजह से सिनेबार की पिछले जन्म में मौत हो गई थी। उसे बाद में पता चला कि एक शमन और उसकी बेटी जो रोज उसके पास आते थे, उनकी भी मौत हो गई। बुल को रियलाइज होता है कि वो उसकी और उसकी मॉम की बात करी है। यंग एक्चुअली उसकी मॉम की मरने की वजह था, ना कि क्राउन प्रिंस। उधर मेजर को जीआई के मर्डर के बारे में पता चलता है एंड वो इस बारे में चीफ को बताता है और कहता है, ये काम जरूर उस दुष्ट आत्मा ने ही किया होगा। चीफ कहता है, वो दुष्ट आत्मा यंग की है और चिंता मत करो, मैंने कल रात ही उसे पकड़ लिया था। जीआई के फ्यूनरल पे मेजर और वुल मिलते हैं और वुल उसे पूछती है, क्या यंग ने मेरी मदर को मारा था? मैनेजर कहता है, हाँ, पर मुझे भी ये बात बहुत बाद में पता चली। जिस दिन तुम्हारा घर चला था, मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था एंड मुझे मैरिज सेरेमनी के दिन यंग की सच्चाई के बारे में पता चला, तो मैंने तभी अपनी तलवार से उसका गला काट दिया। इसके बाद हमें वही सीन दिखाया जाता है जब क्राउन प्रिंस खून से लथपथ तलवार पवित्र पेड़ के पास ले जाता है और वुल को अगले जन्म प्रोटेक्ट करने की कसम खाता है। इसके बाद प्रेजेंट मेजर वुल को जेड रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को अपने यंगर सेल्स में देखते हैं, जो बहुत ही प्यारा सीन था। अगले दिन चीफ को कैंग से पता चलता है कि पिछली रात वुल यूरिन के ड्रीम वर्ल्ड में गई थी, जिसे सुनकर चीफ यूरिन को मारने के फिराक में होता है, पर तभी वहाँ मेजर आ जाता है और चीफ को पुकारता है। वही वुल यूरिन को कार में लिफ्ट ऑफर करती है और कॉफी के नाम पर उसे मैजिक ड्रिंक पिलाती है, जिससे यूरिन की सिनेबार बाहर आ जाती है। इसके बाद वुल सिनेबार शिनवल के बहुत सारे ब्रेकअप सॉन्ग्स गाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, पर वुल सिनेबार को समझाती है उसे यंग की वजह से अपना पुनर्जन्म वेस्ट नहीं करना चाहिए और कैंग को एक चांस देना चाहिए। अगर उसका फिर ब्रेकअप हुआ तो वो तीनों फिर से ब्रेकअप पार्टी करेंगे। इसके बाद से यूरिन जब भी कैंग को टच करती, उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। कैंग समझ गया था कि सब कुछ वुल का ही कमाल है। नेक्स्ट सीन में वुल और मेजर कैंग को बताते हैं कि वो दोनों पिछले जन्म डेट कर चुके हैं, जिसे सुन कैंग बहुत क्रिंज फील करता है। फिर मेजर उसे बाहर लेके जाते हैं एंड इतने देर में चीफ वुल के पास बैठता है एंड बातों ही बातों में चीफ के अंदर का यंग बाहर आ ही जाता है, जो वुल को गला दबाने लगता है। कैंग जब अंदर आता है तो वो यंग को रोकने की कोशिश करता है, बट यंग उसे उठा के दूर फेंक देता है। फिर हम कैंग को काले कपड़ों में पवित्र पेड़ के पास खड़ा देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि कैंग ही पवित्र पेड़ का पुनर्जन्म था एंड वुल और क्राउन प्रिंस का बेटा भी। एंड दिस वाज एन अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। उधर मेजर क्वीन योंग के पास होता है, जो उसे बताती है कि चीफ ने यंग की आत्मा को पकड़ने का जिम्मा उठाया है, बट मैं उसे कई दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेजर सोच में पड़ जाता है, चीफ ने तो कहा था कि यंग की आत्मा पकड़ी गई है, यानी सब कुछ यंग ने चीफ के शरीर को यूज करके कहा था। मेजर तुरंत ही पॉपअप बार की तरफ भागता है और जब वो अंदर पहुंचता है तो कैंग के आसपास बहुत सारी शक्तियां थी। उस पर यंग की पावर्स का भी कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा वो यंग की आत्मा को चीफ की बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। फिर बाद में कैंग इलाज करती है और मेजर को बताती है कि मेरे पवित्र पेड़ की भी मौत हुई थी और उसकी दुख की आत्मा हमारे अनबॉर्न बेबी के अंदर चली गई थी एंड हमारा बच्चा कैंग ही है। चाहे मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है, वहीं इस बात का दुख भी है कि हमने कैंग को यूज किया। अब बस एक ही टारगेट पूरा करना बचा हुआ है। वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो कैंग के शरीर से भी दुखी आत्मा को निकाल करेंगे और अपना आखिरी टास्क कंप्लीट करेंगे। तो अगले दिन वुल कैंग को काम पर जाने से मना करती है और रेस्ट करने के लिए कहती है, बट कैंग काम पर जाना चाह रहा था क्योंकि आज टारगेट कंप्लीट करने का आखिरी दिन था। कैंग उसके रास्ते में जितने भी लोग दिखते हैं, सभी उसकी आंखों में देखते ही अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करे थे, यानी कैंग की स्पिरिचुअल विजन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वही वुल और मेजर हॉस्पिटल में चीफ से मिलने जाते हैं, जो चीफ उन दोनों से माफी मांगता है। उनका लास्ट कस्टमर खुद बन जाता है। चीफ बताता है कि वो पिछले जन्म में क्राउन प्रिंस का मेंटर बनने में इतना बिजी हो गया था कि वो अपने बेटे की परवरिश करने पर ध्यान ही नहीं दे पाया, यानी कि यंग की। चीफ उन दोनों से कहता है कि तुम यंग को मेरे पास लेके आओ ताकि वो अपने किए की माफी मांगे और साथ ही अपने बेटे के किए गलत कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ले सके। उसी रात वुल और मैनेजर कैंग के घर डिनर लेकर जाते हैं और कैंग को गुड न्यूज देते हैं कि उन्हें उसका लास्ट कस्टमर मिल गया। कैंग कहता है कि वो भी उनकी हेल्प करेगा, पर मैनेजर से कहता है कि अगर तुम इस केस से दूर होगे वही बहुत बड़ी हेल्प होगी। कैंग समझ जाता है कि उनका फेयरवेल डिनर होने वाला है। फिर जब कैंग सोता है तो उसे बहुत स्वीट सा ड्रीम आता है, जहाँ उसकी प्यारी सी नॉर्मल फैमिली है एंड वुल मेजर उसके पेरेंट्स है। ये सब ना स्पेशली वुल उसके लिए डिजाइन करती है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि यंग एक वेयर हाउस में है और अगली सुबह चीफ का असिस्टेंट मैनेजर को उस वेयर हाउस तक ले जाने आता है, और वहां पहुंचने के बाद असिस्टेंट की आंखें काली होने लगती है एंड मैनेजर समझ जाता है ये सब कुछ एक ट्रैप है। वहीं पॉपअप बार में वुल के सामने यंग खड़ा होता है और उसे धमकी देता है कि एक बार फिर वो उसे सब कुछ छीनने वाला है। नेक्स्ट सीन में वुल का रूप लेकर यंग कैंग के पास जाता है और उसे बताता है कि मैनेजर वेयर हाउस में फंस चुका है। कैंग वेयर हाउस की तरफ निकल पड़ता है एंड वहीं दूसरी तरफ जब यूरिन को कैंग घर पर नहीं मिलता तो मिस्टेक पॉपअप आ जाती है जब वुल जमीन पर बेहोश पड़ी थी, और तभी वहाँ मैनेजर भी आ जाता है। वो तीनों वही वेयर हाउस जाते हैं जहाँ उनके सामने यंग के द्वारा समन की गई आत्मा डरने आती है, बट यूरिन कहती है इनसे वो अकेले निपट लेगी और वो लोग कैंग के पास जाए। वह यंग कैंग को मैजिक ड्रिंक पिलाता है
उसे स्टेयरवे में हमेशा के लिए कैद करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मेजर आके उसे रोकता है। यंग कॉन्फिडेंट होता है कि मेजर उसे नहीं मारेगा क्योंकि टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें यंग को जिंदा ले जाना है। दोनों में फाइट होती है एंड अंत में मेजर उसे पकड़ लेता है, पर दूसरे हाथ से यंग मेजर की तलवार को कैंग की तरफ फेंकता है। उसे बचाने वुल सामने आ जाती है, उन्हें बचाने मेजर आके खड़ा हो जाता है जिससे तलवार उसे लग जाती है। वुल बहुत रोती है और कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है। इस बात को सुन मेजर हमेशा के लिए चला जाता है। इधर अब कैंग के ड्रीम वर्ल्ड में यंग कैंग को स्टेयरवे से पुश करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वुल आके उसे फ्रीज कर देती है एंड अंत में होता कुछ ऐसा है कि यंग ही स्टेयरवे से नीचे गिरने वाला होता है, पर वो वुल को लेके करता है। और तो कैंग उसका हाथ पकड़ लेता है, बट वुल उसके हाथ से अपना हाथ छुड़वाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कैंग इसके लिए अपने आप को ब्लेम करे। एंड फिर कैंग वुल को आखिरी बार मदर बुलाता है। इसका कैंग की आंखें खाली वेयर हाउस में खुलती है जब मैजिक ड्रिंक की बॉटल टूटी हुई थी और वो वहाँ पर बहुत रो रहा था। उसे वही सपना आता है कि कैसे उसके हाथ से वुल का हाथ छूट गया। वो अब सनग्लासेस पहन के घूमने लगा था ताकि कोई उसे अपनी प्रॉब्लम्स ना बताए, बट यूरीन उसके सनग्लासेस निकाल कर कहती है अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है एंड बहुत हैंडसम भी। उधर क्वीन यॉम वुल से कहती है कि उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया, भले उसका आखिरी टास्क अधूरा रह गया हो, बट उसका आखिरी प्रॉब्लम एक्चुअली उसका खुद का प्रॉब्लम था और वो था अपने बच्चे को खुशियों वाली लाइफ देना। एंड अब वो चाहे तो पुनः जन्म ले सकती है। वुल कहती है कि वो जन्म लेना नहीं चाहती और मिस्टर पॉपर बार में ही काम करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। क्वीन यॉम मान जाती है और उसे एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर भी देती है एंड ये और कोई नहीं बल्कि मैनेजर ही थे। रही बात यंग की तो उसे हेल्प भेज दिया गया था। कैंग की स्पिरिचुअल विजन भी अब खत्म हो चुकी थी, तो उसे रास्ते में मिस्टर पॉपर बार दिखता है एंड जब अंदर जाता है तो उसे अंदर वुल और मेजर दिखते हैं एंड वहाँ पर उन तीनों का ही हैप्पी रियूनियन होता है। और इसी के साथ मिस्टर पॉपर बार के ड्रामा की कहानी खत्म हो जाती है। ये ड्रामा सच में बहुत ही हार्ट वार्मिंग फीलिंग देता है जब हर एक एपिसोड को देखते वक्त दिल खोलकर हंसते हो, मुस्कुराते हो एंड एंड में कहीं ना कहीं आप इमोशनल में हो जाते हो। कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री आपको कंप्लीटली इन्वेस्ट करती है एंड इसकी कहानी यूजुअल ड्रामा से काफी अलग थी। शायद यही कारण है कि उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, पर इस बात से इसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसके हर एक एपिसोड हमें बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। इसके ओएसटीज भी बहुत ही बढ़िया थे एंड खासकर हर एक एपिसोड में जो एक छोटी सी क्लिप होती है रिलेटेड टू एवरी ह्यूमन स्ट्रगल इन रियल लाइफ, वो इसे और भी ज्यादा रिलेटेबल बनाती है एंड देखने में हमारा इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता है। ओवरऑल मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इसे एक बार जरूर से देखो। वैसे आपको ये ड्रामा कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो तो वो भी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।